भाग 12 माइल्स टू गो। ये कहानियों का समूह मेरे जीवन की छोटी छोटी झलकियों से बना है, जो उन पलों और लोगों, समय और स्थानों को छूती हैं जिन्होंने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जब कोई अपने जीवन के ऐसे पलों को याद करने और सुनाने लगता है, और यदि वो जीवन मेरे जैसा ही व्यस्त और समृद्ध रहा हो, तो सैकड़ों और किस्से सुनाए जा सकते हैं। मेरे मन में भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में बिताए मेरे वर्ष, जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद का मेरा सेवानिवृत्त जीवन और शिक्षण के प्रति समर्पण, और मेरे भारत के राष्ट्रपति के रूप में बिताए वर्ष, ये सभी अनगिनत चुनौतियों और सीखों से भरी कहानियां समेटे हुए हैं। जैसे जैसे मैं अग्नि के प्रक्षेपण और उसके बाद की घटनाओं के साथ मीडिया की चकाचौंध में और अधिक प्रवेश करता गया, मुझे हर तरह के निर्णयों और उलझनों से निपटने के लिए अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सीखे गए पाठों से प्रेरणा लेनी पड़ी। मेरी प्राथमिकताएं और उद्देश्य भी सूक्ष्म रूप से बदल गए। जहां पहले मैं अधिकतर कार्यान्वयन और क्रियान्वयन में संलग्न था, अब मैं एक अधिक चिंतनशील दौर में प्रवेश कर चुका था, जब मैं सोचने, लिखने और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने में समय बिताने लगा। जैसे जैसे वर्ष बीते, मैंने पाया कि मेरी बड़ी रुचि अब देश के युवाओं के साथ बातचीत करने में है। मैंने कई किताबें लिखीं जो सफल रहीं, शायद इसलिए क्योंकि पाठकों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के घोषणापत्र के रूप में पहचाना जिसने भारतवर्ष 2020 के लिए एक विशेष दृष्टि देखी थी, और जो उस दृष्टि पर कार्य करने और साथ ही उसे पूरे देश के सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। मेरी पुस्तकें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और अन्य पर कार्य मेरे लिए गहरा संतोषजनक रहा, क्योंकि उन्हें देश के पाठकों द्वारा अपार उत्साह से स्वीकारा गया। जहां मैंने अपने व्याख्यानों, संवादों, लेखों और पुस्तकों के माध्यम से देश के लिए अपनी दृष्टि और स्वप्न को व्यक्त किया, वहीं मैं प्रौद्योगिकी के कई अन्य क्षेत्रों में भी रुचि लेने लगा। 1990 के दशक में मुझे भारत विजन 2020 की रणनीतियों को तैयार करने में मदद करने का अनूठा अनुभव मिला। मुझे प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद की अध्यक्षता का कार्य सौंपा गया। परिषद की पहली ही बैठक में हमने ये निर्णय लिया कि टाइफैक को ये योजना विकसित करनी चाहिए कि भारत को वर्ष 2020 तक एक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र में कैसे बदला जा सकता है। उस समय जब अर्थव्यवस्था लगभग 5 से 6% वार्षिक की दर से बढ़ रही थी, हमें कल्पना करनी पड़ी कि यदि 1 अरब लोगों के विकास दृष्टिकोण को पूरा करना है, तो कम से कम 10 वर्षों तक 10% वार्षिक वृद्धि दर निरंतर बनाए रखनी होगी। इस कार्य ने वास्तव में हम सबके मस्तिष्कों को प्रज्वलित कर दिया। हमने बहस की और 17 कार्यदलों का गठन किया, जिनमें 500 से अधिक सदस्य शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में 5000 से अधिक लोगों से परामर्श किया। समितियों ने 2 वर्षों से अधिक समय तक काम किया और 25 रिपोर्टें तैयार की, जिन्हें हमने 2 अगस्त 1996 को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा। ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण था कि कैसे विभिन्न विभागों और संगठनों ने राष्ट्रीय विकास के लिए एक एकीकृत तरीके से काम किया। टाइफैक में हमारे काम के साथ साथ मैंने कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी गहरी रुचि ली, और ये मेरी स्थायी रुचि बन गई। जब मैं देश भर में छात्रों और शिक्षकों, प्रशासकों और अधिकारियों से मिलता जुलता, तो मैंने समझा कि किसी विजन पर कार्य करना मेरे काम का केवल पहला हिस्सा था। केवल तभी जब कोई उस विजन को मिशन के रूप में अभिव्यक्त कर सके, उसे समझा सके और उस पर बहस कर सके, तब उस विजन को जीवन मिलता है। मैंने ये तय किया कि जहां भी जाऊं, लोगों से ये बात करूं कि भारत को एक ज्ञान आधारित समाज बनाना जरूरी है, एक ऐसा देश जहां प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण लाए और साथ ही हम अपने आध्यात्मिक विपक्षों को भी स्वीकारें और विकसित करें। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक का मेरा कार्यकाल, अब जब मैं उसे देखता हूं तो वो भारत नामक इस अद्भुत देश को समझने का एक लंबा पाठ लगता है। मीडिया ने मुझे जनता का राष्ट्रपति नाम दिया, जिसे पूरे देश ने अपना लिया, और मुझे कहना चाहिए कि मैं इस नाम से संबोधित होकर खुश था। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस असीमित रूप से जटिल और आकर्षक देश की अधिक से अधिक यात्राएं करने का इच्छुक हूं। मैं ये देखना चाहता था कि लोग विभिन्न हिस्सों में कैसे रहते हैं, उनके जीवन को कौन सा वातावरण आकार देता है, उनकी समस्याएं क्या हैं और वे कैसे सुलझ रही हैं, या क्या वे वास्तव में सुलझ रही हैं। कहा गया कि देश के राष्ट्रपति के रूप में मैंने शायद किसी और से अधिक देश की यात्रा की। सियाचिन की ढलानों से लेकर सुंदर उत्तर पूर्वी राज्यों तक, देश के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण के गहरे हिस्सों तक, मैं लगभग हर जगह गया, सिवाय लक्षद्वीप के, जो हमेशा एक अफसोस रहेगा।
मैंने सड़क से, वायु मार्ग से और यहाँ तक कि 3 अवसरों पर रेल मार्ग से भी यात्रा की, जब पुरानी राष्ट्रपति रेलगाड़ी को आधुनिक सुविधाओं जैसे सैटेलाइट मैपिंग के साथ फिर से तैयार किया गया और उन्नत किया गया। मुझे कहना होगा कि मैंने इस देश को हर दृष्टिकोण से देखा है, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। इन वर्षों में मिले लाखों नहीं करोड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि समाज के रूप में हम यथास्थिति पर प्रश्न उठाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। युवाओं को प्रश्न पूछने के लिए बहुत प्रोत्साहन और सहारा देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न वहां नहीं है। वे सतह के नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, उबल रहे होते हैं। एक बार जब दरवाजे खुलते हैं तो बांध उत्सुकता और जिज्ञासा से फट पड़ते हैं। मुझसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कला पर प्रश्न पूछे गए और मुझसे यह भी पूछा गया कि मैं अविवाहित क्यों रहा और मेरे बाल ऐसे क्यों हैं। प्रत्येक प्रश्न का मैंने यथासंभव विचारपूर्ण, ईमानदारी और विस्तृत उत्तर देने का प्रयास किया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं स्वयं अभी भी एक साधक हूं। मैं उनसे जितना बोलने और बहस करने आया था, उतना उत्तर खोजने भी आया था। तब मैंने समझा कि भारतीय होने का क्या मतलब है, इस देश में पुरुष या महिला होने का क्या मतलब है, हम में से प्रत्येक अपने जीवन जीते हुए समाज को कैसे आकार देता है और इस समझ के साथ कोई क्या कर सकता है। मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल के वर्षों में राजनीतिक उथल पुथल का भी हिस्सा रहा, जिसके बारे में मैंने अपनी अंतिम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स में लिखा है। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहराई से जुड़ गया। संसद और अन्य संस्थानों के काम करने का तरीका और राष्ट्रपति अपने प्रभाव के क्षेत्रों में कैसे बदलाव ला सकता है, ये विचार मेरे बहुत समय का केंद्र बने रहे। राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मैं खुशी से अपने पहले के शिक्षण और व्याख्यानों के जीवन में लौट आया, जिसने मुझे देश और विदेश में घुमाया। संभवतः मैं उतना ही व्यस्त था, यदि अधिक नहीं, क्योंकि मैंने अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स इंडिया 2020 और प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज प्यूरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर परिश्रम किया। मैं छात्रों से मिलता रहा, भारत और विदेश की विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किया और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करता रहा। मैं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर वहां छात्रों से बात करता और उन्हें उनके भविष्य के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण देता। वे मुझसे अक्सर कई प्रश्न पूछते, उच्च कक्षाओं में कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहिए से लेकर उनके शहरों और जिलों की आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रश्नों तक। हालांकि यह पुस्तक मेरे जीवन का एक सीधा सरल विवरण देने के लिए नहीं है, मैंने वो पहले किया है। यह छोटी पुस्तक एक लंबी और घुमावदार सड़क पर एक विश्राम स्थल जैसी है। ये वो जगह है जिसे आप राजमार्ग पर देखते हैं, जहां आप तेज रफ्तार ट्रैफिक से हटकर ठहर जाते हैं और बाकी दुनिया को गुजरते हुए देखते हैं, जबकि आप अब तक की यात्रा पर विचार करते हैं। ये शायद उस ट्रेन के एक छोटे से ठहराव जैसा है जिसे मैंने कभी मद्रास से देहरादून तक लिया था, जब मैंने पहली बार देश को दक्षिणी छोर से उत्तरी सिरों तक देखा था। इस बार हालांकि मेरी आंखें केवल गंतव्य पर केंद्रित नहीं हैं। मैं पीछे मुड़कर जीवन की जादुई शुरुआत को देख सकता हूं। मैं अपने पिता को उनके नारियल लेकर घर लौटते देख सकता हूं, उनका मन प्रार्थना से भरा हुआ। मैं अपनी माँ के हाथों की गतिविधियों को देख सकता हूं, जब वे हमारे लिए चटनीज, सांभर और चावल तैयार करती और मुझे अपने पास रसोई के फर्श पर बैठने के लिए बुलाती। मैं अपनी आंखें बंद कर समुद्र की लहरों की गर्जना और हवा के पेड़ों से टकराने की आवाज सुन सकता हूं, जब रामेश्वरम में चक्रवात आते थे। मैं अभी भी अपने पैरों और हाथों की थकान महसूस कर सकता हूं, उस दिन की जो अखबार बांटने से शुरू होकर उसका पैसा इकट्ठा करने से समाप्त होती थी। मैं अभी भी उतनी ही स्पष्टता से आवाजें और शब्द सुन सकता हूं जैसे वे कल बोले गए हों। मैं अपने पिता को यह कहते हुए सुन सकता हूं, मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। क्या सीगल पक्षी सूरज के पार अकेले और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? तुम्हें अपनी यादों की भूमि की लालसा त्यागनी होगी ताकि तुम अपनी बड़ी इच्छाओं के घर में जा सको। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं, नहीं हमारी आवश्यकताएं तुम्हें रोकेंगी। इस विश्राम स्थल पर मैं रुक सकता हूं और अपने सहयात्रियों को एक बार फिर अपने पास से गुजरते हुए देख सकता हूं। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री गल, रेवरेंड अय्यादुरई सलोमन, अहमद जलालुद्दीन से लेकर डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतेश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश तक मैं बहुत से अन्य लोगों को याद करता हूं जिन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया, मेरे विचारों और बुद्धि को गढ़ा और आकार दिया। जब मैंने उनकी कहानियां सुनाई तो उनकी उपस्थिति मेरे लिए पहले से कहीं अधिक गहराई से महसूस हुई। इन लोगों द्वारा मेरी आत्मा में बोए गए विचारों के बीज मेरे साथ से जाने के वर्षों बाद भी अंकुरित होते रहे। जब मैंने इन्हें आपसे साझा किया तो मुझे आशा है कि कुछ बीज आपके मन में भी बोए गए होंगे, जैसे कभी मेरे मन में बोए गए थे।
विचारों और आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों का स्थानांतरण जीवन के उस चक्र का हिस्सा है। कड़ी मेहनत और भक्ति, अध्ययन और अध्यापन, करुणा और क्षमा, ये मेरे जीवन की आधारशिलाएं रही हैं। मैंने अब दुनिया के साथ इन गुणों की जड़ों को साझा किया है। वास्तव में कोई भी जीवन जो पूरी तरह जिया गया हो, जब दूसरों के साथ साझा किया जाए तो विचारों और भावनाओं का खजाना बन जाता है जो जीवन की अद्भुतता में चमक जोड़ता है। इस प्रक्रिया में यदि ये मेरे पाठकों को भी पंख दे और उनके सपनों को प्रज्वलित करे, तो मुझे विश्वास है कि मैंने उस जीवन योजना में अपना छोटा सा हिस्सा निभा दिया जिसमें मुझे नियति ने स्थान दिया। दोस्तों, ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब का आखिरी पाठ। पूरे 12 पार्ट्स में हमने उनके जीवन, संघर्ष और प्रेरणादायक विचारों को जाना। अब आपकी बारी है। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी? किस बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जल्द ही मैं आपके लिए एक और नई और दिलचस्प बुक लेकर आऊंगा। धन्यवाद।